स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो आपका 20 मार्च को, ठीक है, जो आपका 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें आपका 3 नंबर का जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग जो दोस्तों आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, यहाँ से दोस्तों 100% बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, ठीक है। आज का ये वीडियो दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जो आपके तीन नंबर यहां से यानी कि यहां से 15 नंबर दोस्तों आपका फिक्स होने वाला है, ठीक है, 20 मार्च 2023 सामाजिक विज्ञान में। और इससे पहले दोस्तों आपका 2 नंबर वाला जितना भी प्रश्न सोल्व करा है, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है वो आपका 3 नंबर का प्रश्न रहने वाला, ठीक है। और प्रश्न का संख्या की बात करें दोस्तों तो 8 से लेकर 14 तक का जितना भी प्रश्न ये आपका 3 नंबर का रहने वाला, ठीक है। टोटल दोस्तों आपको 7 को प्रश्न पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 5 को का उत्तर देना है। और यहां दोस्तों आपका इस वीडियो में दोस्तों आपको टोटल 14 यानी कि 14 प्रश्न बताया जाएगा, जिसमें से दोस्तों आपका 5 को प्रश्न पक्का होने वाला बोर्ड एग्जाम यानी कि 15 नंबर आज के इस वीडियो को देखकर आपको पक्का होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। यहाँ पर लिखा गया लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न कहता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और इससे पहले 2 नंबर वाला प्रश्न का वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉपी पे नोट कीजिएगा। देखिए विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि विभिन्न देशों के बीच, एक देश को नहीं दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच के परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि वो वस्तुएं, मतलब मान के चलिए भारत कोई से सौदा करता है या भारत से कोई सौदा करता है, भारत के द्वारा कोई जो है वस्त्र बनाया गया, ये कुछ देश में जा रहा है या कुछ देश से वस्त्र बनाया हुआ भारत में है, जैसे कि मोबाइल हो गया दोस्तों, चाइनीज मोबाइल हो गया, किस प्रकार का, ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विभिन्न देशों में देश के बीच वस्तुओं, सेवाएं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान होता है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के सहित बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का कहता है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बोलता है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी गया प्रश्न, ठीक है। आखिर के जो ब्रिटेन की महिला है ये स्पिनिंग जेनी मशीन का नाम क्या, स्पिनिंग जेनी मशीन, आखिर के इस पे हमला क्यों कराया था ब्रिटेन की महिला ने। देखिए बेरोजगारी के भय से महिलाओं ने नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जो ब्रिटेन में जो महिलाएं एक अधिकतर कार जो है काम काज करते थे, यानी कि जो है रोजगार करते थे, ठीक है। और नए नए प्रौद्योगिकी, यानी कहने का मतलब दोस्तों नए नए मशीन जब आता था, जब कारखाना में, तो महिलाएं जो है डर जाती थी कि ये जो मशीन है, इससे जो मशीन से ही काम होगा और मुझे जो है नौकरी से यानी कि जो है रोजगार से हटा दिया जाएगा। तो उसको बेरोजगारी के भय से महिलाओं ने नए प्रौद्योगिकी का क्या क्या विरोध किया, ठीक है, उन्हें डर था। स्पिनिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था, जैसे मैं आपको अभी बताया। इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किया। बहुत सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, अगर समझ के पढ़ते हैं दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक भी पॉइंट अगर एग्जाम में, अगर एक भी पॉइंट यहां से सीख के जाते हैं और एग्जाम में दोस्तों पूरा पेज भर के आएंगे, मेरा वह वादा है, ठीक है। कुछ भी अगर एक पॉइंट को धर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। देखिए भारत में दोस्तों एक खाद्य फसल का नाम बताना है, ठीक है, जिसे उगने के लिए भौगोलिक परिस्थिति यानी कि उसमें जो है कितना पानी रहना चाहिए, कैसा भूमि रहना चाहिए, किस प्रकार का खेती करना चाहिए, सभी आपको बताना है। देखिए सबसे पहले दोस्तों उत्तर हम लोग देख लें तो चावल भारत की एक प्रमुख, ठीक है, क्या है, खाद्य फसल है। इसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति निम्नलिखित है। पहला हम लोग देखें तो उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है दोस्तों चावल दोस्तों यानी कि धान दोस्तों आपको पता है ये खरीफ फसल होता है, ठीक है, ऑप्शंस में पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। धान कैसा फसल है, खरीफ या रबी, तो कहिएगा कि खरीफ फसल है। और खरीफ फसल को उगने के लिए, ठीक है, उष्ण और आर्द्र जलवायु का होना आवश्यक, यानी कि दोस्तों जून जुलाई में इस चीज को रोपा जाता है, ठीक है। और देखिए समतल भूमि होनी चाहिए, ताकि क्यों समतल भूमि होना चाहिए, आखिर के चावल की खेती के लिए समतल भूमि इसलिए होना चाहिए दोस्तों, ताकि जो है अधिक दिनों तक यहाँ पर पानी इकट्ठा रहे। अगर दोस्तों पानी कुछ भी मात्रा में कम जाता है तो ये आपका जो चावल यानी कि धान है वो सूख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। अगर दोस्तों मेरे समझाने का तरीका अच्छा है दोस्तों और अगर वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों। वीडियो को एक लाइक और चैनल को दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो पहली बार आए हैं वो, ठीक है। और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि जो है 2023 के 20 मार्च को कैसा तैयारी करना है, ठीक है। चलिए अभी 11 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है।
राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, लोगों का बहुत ऐसा समूह, ठीक है, लोगों का ऐसा संगठित समूह मिले जुले जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा भाषा में हम लोग समझे तो जो राजनीतिक दल होता है ये चुनाव लड़ने और जो भी उसके पदविधियां है उसको हासिल करने के लिए ये लड़ता है, बस। ठीक है, इतना ध्यान रखें। और प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नया सिद्धांत और नीति होता है, बस। अगर वो जाना चाहता है, अगर इस पद को हासिल करना चाहता है तो उसका कुछ ना कुछ सिद्धांत भी होगा, नीति भी होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया लोकतंत्र सरकार वाला। ठीक है, अब तो लोकतंत्र तो आपसे अच्छा कोई जान नहीं सकता, क्योंकि भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है और आप जिस देश में रहते हैं वो भारत विशाल एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र के बारे में कैसे नहीं जानेंगे, बहुत अच्छा से जानेंगे। ठीक है, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायित्व शासन है, कमेंट कीजिएगा, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है। कहिएगा सर ये वाला प्रश्न में कई बार, यानी कि ये जवाब सर सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। आपको मुझे पता है कि लोकतंत्र में जनता ही खुद को, यानी खुद सरकार को चुनती है और इस प्रकार जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायित्व होता है। कौन सरकार होता है? अगर दोस्तों लोकतंत्र में कोई भी सरकार का चुनाव होता है और वो जनता की मदद नहीं करता, यानी कि सड़क नहीं बनाता है, बांध नहीं बनाता है, पुल नहीं बनाता है, कुछ भी अगर काम नहीं करता तो उसको दोस्तों उसके सत्ता से हटाने का अधिकार भी जनता को ही है। ठीक है, क्योंकि अगले वोट में वो ऐसे हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये जो सरकार है दलाल है, इसको हटाना है सत्ता से। तो लोकतंत्र में सरकार जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेती है तथा विरोधी दल की आलोचना भी करती है और इस प्रकार लोकतंत्र में एक जिम्मेदार सरकार का गठन होता है। बस सिंपल सा एकदम शब्द था, मैं सिंपल सा भाषा में बता दिया, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, 13 नंबर कहता है कि दोस्तों अतिरिक्त मुद्रा वाले और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह से मध्यस्थता रखती है। मतलब दोस्तों जिसके पास ज्यादा पैसा है और जो गरीब लोग हैं तो उसके बीच वो गरीब जो जिसके पास ज्यादा पैसा है ये गरीब को सीधे मेहनत नहीं कर रहा है, यानी कि सीधे इसको मदद नहीं कर पा रहा है, तो ये किस तरह से मदद कर रहा है, तो बैंक की सहायता से मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, सिंपल से समझाएंगे दोस्तों। समझाने का तरीका अच्छा रहेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को बैंक में जमा कर देते हैं जहां से उन्हें ब्याज मिलता है। देखें, जो अतिरिक्त जिनके पास ज्यादा पैसा है ये तो मुद्रा को यानी कि पैसा को बैंक में जमा भी कर देते हैं, जिसके कारण उनको दोस्तों इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि ब्याज भी मिलता है प्रति माह की दर से या 3 महीना की दर से दोस्तों उन्हें ब्याज भी कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, अगर ज्यादा पैसा जमा करेंगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। देखिए दोस्तों एक तो ब्याज भी मिल रहा है जो पैसा जमा किए हैं, और इसके द्वारा जो बैंक है वो गरीब लोगों को ऋण देती है। कैसे देती है? और धन भी सुरक्षित रहता है। जो पैसा जमा करते हैं, आपको पता है बैंक में धन सुरक्षित रहता है। बैंक उस जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करती है। जो अमीर लोग पैसा यहाँ पर जमा करते हैं बैंक में, उनको ब्याज भी मिलता है और उनके द्वारा पैसा जमा किए हुए उन्हीं को दिया जाता है जो जरूरतमंद रहते हैं, जो ऋण के काबिल रहते हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों को उचित दर प्राप्त ऋण मिल जाता है। और इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता रखती है। बस सिंपल सा एक छोटा सा शब्द था दोस्तों, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न कहता है, इसके बाद दोस्तों 7 और प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए कहता है कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, WTO। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला देखें तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा का उपाय करना, सुरक्षा करना। पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। बस ये 2 गो था दोस्तों WTO का यहाँ पर यह उद्देश्य था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, भाई कहिएगा सर कि फिर से 8 नंबर का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गया सर, क्यों ऐसा होगा? तो दोस्तों ये 8 नंबर नहीं है बल्कि ये आपका 9 नंबर प्रश्न चल रहा है। ठीक है, प्रश्न का संख्या से निर्भर नहीं रहना, प्रश्न पर निर्भर रहना। ठीक है, ये एग्जाम में थोड़ी ना कहेगा कि ये नंबर पे आ रहा है वो नंबर पे आ रहा है। ठीक है, 7 से 14 के बीच में कहीं भी दे देगा। ठीक है, कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और इसके अगर प्रश्न कोई समझ आता है तो आंसर को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कॉर्न दोस्तों एक यहाँ पर एक फसल का इंग्लिश नाम है, फसल का इंग्लिश नाम जिसका
जिसको दोस्तों हम लोग हिंदी में मक्का कहते हैं, ठीक है, मकई कहते हैं या मक्का कहते हैं, उसको दोस्तों इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। तो कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं? तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सरकार बड़े स्वामी को दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी गई। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थे उसे कॉर्न लॉ कहते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब बीतने वाला था, ठीक है, तो क्या किया था सरकार ने? बड़े स्वामी के दबाव के में कानून पास करने के लिए, क्या करने के लिए? कानून पास करने के लिए दोस्तों मक्के के आयात पर रोक लगा दिया गया। यानी कहने का मतलब दोस्तों मक्के के कर पर यानी टैक्स पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कॉर्न लॉ का जो है नियम चला था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कहाँ नंबर 9 नंबर की ओर, 9 नंबर नहीं 10 नंबर की ओर, ठीक है। सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हांसी पर पहुंच गया था, क्यों? संक्षेप में उत्तर दीजिए, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या इंपोर्टेंट प्रश्न है देख लीजिएगा यहाँ पर कि सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हांसी पर पहुंच गए थे, ऐसा क्यों? संक्षेप में उत्तर देखें। देखिए, मशीनों का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का दबदबा रहता था। यानी कहने का मतलब दोस्तों मशीन का युग से पहले, जब मशीन नहीं था, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न देशों जो है कहाँ भारत से व्यापार करते थे, जिसमें दोस्तों भारत के सूती कपड़े का दबदबा रहता था, बहुत ज्यादा मांग रहता था, ठीक है। उस समय सूरत का बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था। सूरत बंदरगाह था दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ा बोलबाला था, यानी कि चमक उठा था, इतना उसका दबदबा सूती कपड़ा का रहता था, ठीक है। वहां से ज्यादा माल यहाँ पर निर्यात होते थे, ठीक है, वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होते थे, क्या? सूती कपड़ा। पर जब यूरोपियन कंपनी ने अपना पैर पसारना शुरू किया तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने लगा और वे हांसिए पर पहुंच गए। और इसी को मध्य में रखते हुए क्या किया है, जो यूरोपीय कंपनियां था, ठीक है, ये बाहर से जलन पैदा करके क्या किया, ये अपना पैर पसार दिया किसमें? सूती कपड़ा में। और ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिल गया, जिससे क्या हुआ? तो सूरत बंदरगाह के जो निर्यात है दोस्तों, उसका जो मांग था वो क्या हुआ? कम हो गया, ये हाशिए पर पहुंच गया, ठीक है। तो क्या हो दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं प्रश्न? तो 100% समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। क्या कहता है कि भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम लिखे, ठीक है। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम लिखे। सबसे पहला तो आप जिस बोर्ड से झारखंड, यानी कि जिस बोर्ड से एग्जाम देने वाले, वो पहला हो गया राज्य, यानी कि झारखंड। भारत में सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसके अलावा बहुत सारे नदी घाटी में भी बहुत प्रमुख रूप से कोयला पाई जाती है। अब बोलेगा सर इसमें समझाने का तो कोई चांस ही नहीं है। बस अगर दोस्तों इतना नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, मान के चलिए इतना नहीं लिखते, अगर नाम भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय के बारे में बताएं। राजनीतिक दल में जो होता है दोस्तों, राजनीतिक दल, इसको सुधारने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो राजनीतिक दल के में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किया गया है। तो पहला लिखा गया है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया, ठीक है। दूसरा देखा तो चुनाव लड़ने वाले हर एक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र दिलाना अनिवार्य कर दिया गया। और तीसरा देखो तो विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। अगर ये तीनों चीज को फॉलो करता है तो राजनीतिक दल क्या होता है? सुधार सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है? फिर से लोकतंत्र का आ गया, तो लोकतंत्र का कोई भी एक पॉइंट उठाइए और लिख दीजिए कॉपी में, भरपूर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि लिखा गया है लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है, ऊपर का लाइन, ठीक है, ऊपर का लाइन दोस्तों मैच होना चाहिए प्रश्न के अनुसार, ठीक है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकता है। जैसे कि आपको पता ही है, केवल लोकतंत्र में ही संभव होता है। जब कोई सरकार अल्पतम में आ जाती है तो उसे त्याग पत्र देना हो तो उसकी वैधता खत्म हो जाती है। सिंपल सा लोकतंत्र के बारे में क्या समझाना है आप सभी को, तो बहुत ज्यादा समझते हैं क्या। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो विकास में ऋण की भूमिका, विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे होती है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 200 नया कारोबार उत्पन्न करने के लिए, यानी कि प्रारंभ करने के लिए, चालू करने के लिए पैसा नहीं, तो किस प्रकार से ऋण को लेकर एक विकास, यानी कि वो अपना रोजगार को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात को लिखा गया, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऋण लेकर या नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है जिससे उसकी आय में वृद्धि और
उसका जीवन स्तर सुधर जाए, अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि मैं आपको अभी मैं बता दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, कहता प्रश्न है कि ऋण की शर्तें का उल्लेख करें। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ऋण की शर्तें का उल्लेख करें। देखिए यहाँ पर दोस्तों ऋण लिख लीजिएगा। ठीक है, ऋण का निम्नलिखित ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होते हैं। पहले देखे तो जो व्यक्ति ऋण लेता, कहाँ से? बैंक से जो ऋण लेता उसके लिए कुछ शर्त होते हैं। ऐसा ही जाइएगा बैंक में कहिएगा मुझे 10,000 की जरूरत है, मुझे 10,000 दे दो, तो ऐसे नहीं देता। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी के रूप में कुछ गार्ड या कुछ डॉक्यूमेंट को जमा करना पड़ता है, या गारंटर के रूप में कोई व्यक्ति का भी जमा करना, वही लिखा गया। ठीक है, ऋण लेने वाले व्यक्ति को, ऋण लेने वाले बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। सिक्योरिटी के रूप में बैंकों में कुछ जमा करना पड़ता है, और ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। जो मैं अभी बात कह दिया, कोई भी व्यक्ति अगर इन चीजों को फॉलो नहीं करता दोस्तों, बैंक से उसे एक रुपया भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को दोस्तों यही रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों इस तरह हम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।